यदि एल और एम पैरेलल लाइन है, समानांतर रेखा है, तो ए और बी का मान निकालिए। एसएससी सीजीएल 2022 में इसको पूछा था। बोलिए, पता है किसी को? ऑप्शन सी आएगा। देखिए, तो हमसे बोला गया है, जो जो कहा गया बस हम उसकी बात करेंगे। बोला है कि एल और एम पैरेलल होंगे, ये और ये समानांतर रेखा है। तो जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये और ये क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। किससे? संगत कोण से। तो चलिए, ई रहा मेरा 110 डिग्री, यहाँ लिख देते हैं, ई संगत कोण था। एक लाइन पर कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो एक लाइन पर 180 डिग्री, तो ई 110 है, तो ई कितना बचा? 70 डिग्री। यहाँ तक काम हो गया। लेकिन हमसे पूछा गया है ए और बी। अब हम इनकी बात करते हैं कि ई कुछ है कि नहीं है। अब देखिएगा, ये क्या बनता हुआ दिख रहा है? क्या है? त्रिभुज। किसी भी त्रिभुज में कितना डिग्री? किसी भी त्रिभुज में 180 डिग्री। 180 डिग्री में 70 डिग्री और 40 डिग्री बन गया, तो 70 और 40 110। तो ये कितना बचा? 70 बचा। ठीक है। एक लाइन पर कितना डिग्री? 180 डिग्री थी, 70 है, तो ये कितना होगा? 110। तो हो गया, ए आया 70 डिग्री और बी आया 110 डिग्री। ए आया 70 डिग्री और बी आया 110 डिग्री। तो बस ध्यान रखेंगे कि दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये और ये संगत कोण से बराबर। एक लाइन पर 180 डिग्री, तो ये 110, तो ये 70, 180 कुल गया। किसी भी त्रिभुज में 180 डिग्री बनता है, 70 40 110 डिग्री बन चुका है, बचा 70, तब 180 पूरेगा। अब एक लाइन पर 180 डिग्री बनना है, तो ये 70 है, ये 110 है, मतलब ये 70 है, 110 पूरेगा तभी ना 180 बनेगा। आंसर होगा 70 और 110 डिग्री। एसी पैरेलल बीडी, एसी समानांतर बीडी, ये वाला और ये वाला पैरेलल है। उसके बाद बोलता है कि यहाँ पर 80 डिग्री बन रहा है, ये वाला 20 डिग्री बन रहा है। BF और BA, BF और BA आपस में बराबर हो, ये दोनों बराबर है। तो आपसे पूछता है कि BFE का मान क्या होगा? BFE इसका मान क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये वाला पर देखिएगा, हम लोग स्टार्ट जो करते हैं लोग पैरेलल लाइन से शुरू करते हैं, समानांतर रेखा से शुरू करते हैं। तो पैरेलल लाइन से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो याद करके देखिए तब कि दो पैरेलल लाइन को, मतलब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये और ये क्या होगा? किससे होगा? संगत कोण से। तो ये वाला और ये वाला दिख रहा है एक जैसा है? तो अगर ये 80 है तो पूरा 80 बनना चाहिए था। तो 80 में तो अगर ये दोनों पैरेलल होना चाहिए, अगर बराबर होना चाहिए, तो ये वाला मेरे पास 80 डिग्री है, तो ये पूरा कितना बनना चाहिए? 80। तो 80 में 20 बन गया है, तो ये बचा 60 डिग्री। अब खाली इस त्रिभुज पर बात करिएगा। देखिए, किसी भी त्रिभुज में कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो जब त्रिभुज पढ़ाएंगे तो एक बात भी बताएंगे कि जिसके दो भुजा बराबर है तो उसके सामने का दोनों कोण भी बराबर होगा। जैसे यहाँ पर बोला ना कि BF और BA आपस में बराबर है, मतलब ये वाला और ये वाला बराबर है। तो अगर दो भुजा बराबर है तो इनके सामने का दोनों कोण बराबर होगा। सामने के ना, दो भुजा बराबर तो उसके सामने के दोनों कोण आपस में बराबर। तो इसके सामने ये कोण पड़ा और इसके सामने ये पड़ा, तो अगर ई 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री होगा। अब किसी भी त्रिभुज में कितना डिग्री? 180। 180 में 120 बन गया, तो 120 बन गया तो ये कितना बचा? 60। तो अगर किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण बराबर, और अगर तीनों कोण बराबर तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। तो अब तो ये हो गया। हमको क्या चाहिए था? BFE चाहिए था, ये वाला चाहिए था।
किसी भी त्रिभुज में कितना डिग्री 180 बनता है। 180 में 60 बन गया है तो कितना बचा 120 बचा। आंसर होगा 120 डिग्री। 120 डिग्री। AB पैरेलल ED, AB पैरेलल ED। तो अब ऐसा देखिए, तो याद करिए पीछे एक नोट लिखवाए थे कि दो समानांतर रेखा को दो तिर्यक रेखा काटते हुए किसी एक पॉइंट पर बने तो वहां से दो रास्ते थे। पहला रास्ता था कि एक साइड बनने वाला सारा कोण 360 डिग्री होता है। एक साइड बनने वाला सारा कोण 360 डिग्री होता है। दूसरा चीज बताए थे कि अगर जरूरत पड़ा तो जरूरत के अनुसार अपनी मर्जी से बीच में एक पैरेलल लाइन खींच देंगे जरूरत के अनुसार। देख लेंगे जैसा जरूरत पड़ा। इसके अलावा EF पैरेलल CD, EF जो है ना वो पैरेलल होगा CD को। तो इसको भी एक समानांतर रेखा, दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है। उसके अलावा EG परपेंडिकुलर मतलब लंब मतलब 90 डिग्री, यानी EG 90 डिग्री है किस पर ED पर। तो हम यहीं से शुरू कर लेते हैं कि आपका का नाम है कि EG, E वाला पूरा 90 होना चाहिए। कितना डिग्री होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो 90 में 20 बन गया है 70 डिग्री। अब एक अंतर की बात करेंगे। दो पैरेलल लाइन को ये भी देखिएगा CD और EF पैरेलल समानांतर है। दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये और ये कोण आपस में बराबर होता है। क्या चीज से एकांतर कोण से। यानी सब कुछ लगभग आपको दिख रहा है। हम हल्का हल्का तो लिख ही देते हैं। यहाँ एकांतर कोण से ये हमको बराबर दिख गया। अब बात करते हैं कि यहां से यहां तक पहुंच गए, हमको यहां जाना था, तो यहां जाना था। तो अब बात करते हैं जो नोट लिखवाए थे सेकंड वाला कि दो पैरेलल लाइन, दो समानांतर रेखा को दो तिर्यक रेखा काटते हुए कहीं पॉइंट पर मिले तो जरूरत अगर पड़ा तो हम अपनी मर्जी से एक पैरेलल लाइन इसी जगह खींच देंगे, समानांतर रेखा इसी जगह खींच देंगे। अब क्या मीनिंग निकलेगा? अब मीनिंग निकलेगा कि दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे, दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये और ये आपस में बराबर किससे? एकांतर कोण से। तो ठीक है, ये कितना रहा? अब इन दोनों की बात करिए। दो पैरेलल लाइन के बीच में दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये और ये क्या होंगे? बराबर होंगे। किससे होंगे? एकांतर कोण से। तो ये कितना हुआ? 50। तो ये पूरा कितना बना? 120 डिग्री बना। एक बार फिर से जल्दी से देख लीजिए। अलग अलग अगर मैं बनाना चाहूँ तो देखिएगा, ये बोला था ना कि EG जो है ना 90 डिग्री है ED पर। तो E अगर 90 डिग्री है, क्योंकि लंब बोला था, तो अगर E 90 डिग्री है तो 90 में 20 पहले से बना था, 70 एगो ले लिए, 90 फूट गया। ये और ये एकांतर कोण से बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दो पैरेलल लाइन को, दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो तिरछा तिरछी कोण बराबर होते हैं एकांतर कोण से। ये भी हमने पैरेलल लाइन खींचा तो अब मीनिंग निकलेगा कि ये भी तो वही है। दो पैरेलल लाइन को, दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये तिरछा तिरछी कोण आपस में बराबर। सेम कंडीशन इनके साथ लगा। ये और ये एकांतर कोण से बराबर। ही पूरा x पूछा था तो 50 और 20, 50 और 70, 50 और 70, x का जो मान है वो कितना डिग्री हो गया? 120 डिग्री हो गया। आंसर 120। आप लोग L और M पैरेलल लाइन, तो गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि दो समानांतर रेखा को दो तिर्यक रेखा काटते हुए किसी एक पॉइंट पर जाके मिल रहा है। तो हमको मालूम है कि दो समानांतर रेखा को दो तिर्यक रेखा काटते हुए जाके कहीं पे मिले तो एक तरफ बनने वाला कोण कितना डिग्री? 360 डिग्री एक तरफ। तो एक तरफ कौन कौन पड़ा? 1, 2 और ये वाला 3। तो अगर 360 पड़ा तो 100 डिग्री और 25 डिग्री 125। तो ये कितना बनेगा?
क्योंकि आपको पता है कि पूरा कितना पढ़ाना है 360, तो 360 में 125 बन गया है, 360 में 125 बन गया है, तो बचा कितना 235, क्योंकि हमको इनको मिला करके कितना पुराना है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में तो हम तो पूरा दिए, क्योंकि यहाँ देखिएगा 35 और 25 अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 260 और 100 जोड़ेंगे तो 360 बन गया। अब आपको ये दिख रहा होगा कि क्या है केंद्र पर कितना डिग्री 360 डिग्री। तो केंद्र पर अगर 360 डिग्री तो इधर वाला कोण अगर 225 है तो इधर कितना बचा 125, तभी नहीं 360 पूरेगा। तो आपसे x का ही मान पूछा हुआ था, आंसर 125 डिग्री। एक तरफ कितना डिग्री 360, 125 में 235 जोड़ेंगे 360, थ्योरम के अनुसार इधर पूरा। अब हमको मालूम है कि केंद्र पर 360 डिग्री, तो 360 डिग्री में 235 बन गया, तो उन्हें कितना बचा 125, उधर वाला ही पूछा था, आंसर 125 डिग्री होगा। और ये एडवांस क्वेश्चन ऐसा है कि या तो किसी को पूरा बना देता है या तो किसी को पूरा बिगाड़ देता है। जैसे किसी पेपर में अगर एडवांस ज्यादा से ज्यादा हो गया, अगर एडवांस पर उसका पकड़ है तो पूरा मार के निकल लेगा, और अगर एडवांस बहुत सारे स्टूडेंट एडवांस बहुत खराब होता है तो उसका पूरा पेपर खत्म हो गया। ऐसा होता है, ये सब पूरा बना देगा और पूरा खत्म कर देगा। फिलहाल आइए, कहता है कि XY और PQ पैरेलल लाइन है, समानांतर रेखा है। तो अगर ये समानांतर रेखा है तो अच्छा, समानांतर की तो बाद में बात करेंगे, पहले ये देखिए तो एक लाइन पर कितना डिग्री, एक लाइन पे 180, तो एक लाइन पे अगर 180 डिग्री तो 65 और 30 95 बन चुका है। यहाँ कितना बनेगा 85 बनेगा, तभी ना जाकर के 180 पूरा आएगा, क्योंकि एक लाइन पर कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज में कितना डिग्री बनता है 180 बनता है, तो 180 में 85 और 25 बन चुका है, 85 और 25 कितना होता है 110, तो 110 बन चुका है, तो ई बचा कितना 70। तो इनका काम तो हम कर लिए। अब आइए, अब हम इसको कई तरीके से सोच सकते हैं, कई तरीके से। फिलहाल अगर हम पैरेलल लाइन की बात करें, समानांतर रेखा की बात करें, तो हमको मालूम है कि दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये दोनों मिलकर के कितना डिग्री होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। किससे अंतःकोण से होना चाहिए। तो इसको यहीं से पूरा देते हैं, ये और ये वाला। तो ये देखिए अल्फा तो हम निकाल लिए, अल्फा तो हमारे पास आ गया 70 डिग्री। बीटा की बात करते हैं, तो हमको मालूम है, अच्छा बीटा तो बाद में लिखेंगे, पहले तो ये लिख लेते हैं कि ये दोनों मिलकर के कितना डिग्री होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो 30 डिग्री 85 डिग्री, ऐसी ओरली देखने वाला चीज है, लिख देते हैं केवल 25 डिग्री और प्लस बीटा, ये सब मिलके 180 डिग्री बनना चाहिए। कहां से अंतःकोण से बनना चाहिए। हो गया, जोड़िए इसको 85 और 25 110 और 30 140 प्लस इधर जाएगा तो माइनस, 140 इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 40 डिग्री। तो अल्फा आया 70 डिग्री, बीटा आया 40 डिग्री, ऑप्शन ए। दोनों भी सिर्फ लिखे हैं, ओरली निकल जाएगा। कैसे भी बना सकते हैं, देखिए एक लाइन पर 180 डिग्री, 65 और 30 95 और 85 180, किसी भी त्रिभुज में 180 डिग्री, 85 बन चुका है, 25 बन चुका है, 110 बन गया, बचा 70। अब अंतःकोण से हम क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, नहीं अंतःकोण से 180 पूरा लेंगे, या ये भी तो संगत कोण से बराबर हो जाएगा। ये और ये क्या दिखेगा, संगत कोण से बराबर हो जाएगा। तो ये 65 डिग्री है तो ये 40 डिग्री करेंगे, तबे नहीं 40 और 25 65 पूरेगा। तो आप कई तरीके से, सिर्फ आपको बनाने आना चाहिए, जो थ्योरम बताया गया है ना वो आप दिमाग पर चढ़ाइए, कई तरीके से एक एक सवाल को आप बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो डायरेक्ट थ्योरम होंगे। बोलिएगा, दो विभिन्न बिंदु से होकर कितने सतह खींचे जा सकते हैं। बोलिए, दो गो बिंदु से सतह मतलब सरफेस, कई गो खिंचाएगा
सतह खींचना है, सरफेस। आपको पता ही होगा सरफेस क्या होता है। चलिए याद रखना है, दो बिंदु दिख रहा है ना, दो बिंदु से कोई भी सतह नहीं खींची जा सकती है, कोई भी नहीं। सतह खींचने के लिए कम से कम 3 बिंदु की जरूरत है। लिखते जाइएगा, दो बिंदु से कोई भी सतह नहीं खींची जा सकती है। तो पहला सवाल यही था कि दो बिंदु से कितने सतह खींचे जा सकते हैं, कोई नहीं। सतह खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदु चाहिए, 3 बिंदु। देखिए तो अभी सरफेस बनाया, तो सतह के लिए याद रखना है, सतह के लिए कम से कम 3 बिंदु की जरूरत है, कम से कम 3 बिंदु की जरूरत है, तो हम खींच सकते हैं। अगला सवाल पूछा है, ये 2 सवाल निकल गए, पहला और ये दूसरा। तीसरा सवाल पूछा है कि 4 बिंदु से कितने सतह खींच सकते हैं, बोलिए। 4 बिंदु से कितने सतह सरफेस, 4 बिंदु से 3 बिंदु से एक खींचा जाएगा, 4 बिंदु से वो खींचाएगा नहीं, 4 बिंदु से 4 सतह खींचाएंगे। 4 बिंदु से 4 सतह खींचेंगे। 4 बिंदु का मतलब चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। 3 बिंदु का मतलब त्रिभुज यानी ट्रायंगल। तो 4 बिंदु से कितने तल भी बोलेगा ना, सतह तो तल भी करता है। यह सतह है या तल है। तो सवाल नंबर पहला, 2 बिंदु से कितने सतह खींचे जाएंगे, एक भी नहीं। 3 बिंदु से कितने सतह खींचे जाएंगे, एक, क्योंकि कम से कम 3 बिंदु से एक सतह खींचे जा सकते हैं। 4 बिंदु से 4 सतह। अब पीछे जो लिखवाए हैं उसी के बारे में पूछा है, मैं ऑप्शन दूंगा, आप बोलिएगा। 180 डिग्री के बराबर कोण होते हैं, 180 डिग्री के बराबर। चौथा सवाल है कि 180 डिग्री के बराबर कोण होते हैं, तो ऋजु कोण, बृहत कोण, अधिक कोण, इनमें से कोई नहीं। अधिक कोण 180 डिग्री के बराबर थोड़ा होता है। फिर से सुनिए, ऋजु कोण, बृहत कोण, अधिक कोण, इनमें से कोई नहीं। ऋजु कोण, क्योंकि 180 डिग्री को हम कहते थे, क्या क्या कहते थे, एक तो हम कहते थे कि संपूरक कोण है, एक तो ये संपूरक कोण है और दूसरा ये ऋजु कोण है। ऋजु कोण एग्जाम में यही हाल होता है, एक जानते हैं दूसरा नहीं, तो दूसरा नहीं जाने तो ऑप्शन में वही अगर रहा तो जाना भी बेकार हो गया। तो सवाल नंबर चौथा था कि 180 डिग्री के बराबर कौन सा कोण होगा, तो या तो संपूरक कोण या तो ऋजु कोण, संपूरक कोण या ऋजु कोण। अब आइए, कहता है अगला 5वां नंबर सवाल, कहता है कि 2 कोणों का योग 90 डिग्री है। बोलिए क्या बोलेंगे इसको, हाँ, पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। तो ऑप्शन में कोटि पूरक है, पूरक नहीं है। ऑप्शन सुनिए, कोटि पूरक, बृहत कोण, अधिक कोण, ननपतिज। आंसर होगा कोटि पूरक। 2 कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो रहा है तो या तो हम इसको पूरक कोण कहते हैं, इतना लिखा हुआ था, या फिर हम इसको कोटि पूरक कहते हैं। यही सब ध्यान रखेंगे, कोटि पूरक कहते हैं। डायरेक्ट थ्योरम एग्जाम में काम करेगा। अगला सवाल, 2 समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण से आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां तक हम लोग पढ़ लिए। अब किसी सरल रेखा को खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदु चाहिए। सरल रेखा को खींचने के लिए कम से, सरल रेखा ये ना है, एक ये हो जाएगा और एक ये क्या कहलाएगा, सरल रेखा। सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन।
तो सरल रेखा हमको खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदु चाहिए? 2 बिंदु चाहिए। अब आइए, एक बिंदु से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है? हाँ बोलिए। इनफाइनाइट, बिल्कुल सही। एक बिंदु से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है? इनफाइनाइट, अनंत, इनफाइनाइट। चलिए, तो इससे रिलेटेड मैक्सिमम चीज आप जान गए। तो ध्यान रखना है, सवाल पूछा है कि एक ऐसे पूछा है, ऑप्शन भी बता दे रहा हूं, एक बिंदु से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है? ऑप्शन 40, 50, 55, अनंत। अनंत। एक चीज और लिख लीजिए, इसको हम लोग लेकिन रहने दीजिए, हम ऐसे बोल देते हैं, लिखिएगा मत। हम लोग इसको त्रिभुज में पढ़ेंगे। क्या सवाल है? ये कहेगा कि जब 3 रेखा एक बिंदु पर मिलती है तो मध्यवर्ती रेखा यानी बीच वाली रेखा अन्य 2 भुजाओं के साथ जो कोण बनाती है उसको क्या कहते हैं? अगर पता है तो बोल दीजिए, फिर सुनिए। जब 3 रेखा एक बिंदु पर मिलती है तो मध्यवर्ती रेखा यानी बीच वाली रेखा 2 भुजाओं के साथ जो कोण बनाती है उसको कौन सा कोण कहते हैं? ऑप्शन दे रहा हूं, समकोण, बृहद कोण, आसन कोण, अधिक कोण। आसन कोण, बिल्कुल ठीक। 3 आपको त्रिभुज की बात करेंगे ना कि 3 रेखा एक पॉइंट पर मिलती है तो बीच वाली जो रेखा दोनों भुजाओं के साथ जो भी कोण बनाएगी उसको क्या बोला जाएगा? आसन कोण बोला जाएगा। तो हम लोग लाइन का सारा के सारा चीज देख लिए। लाइन आपको पहले ही समझा दिया हूं कि लाइन और चतुर्भुज बहुत छोटा है, 3-4 क्लास में ही खत्म। लेकिन त्रिभुज और वृत्त ही बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा इसमें थ्योरम भी है। तो एक हम थोड़ा सा चतुर्भुज का हल्का डेमो दिखा देते हैं, हल्का सा, इसलिए कि यहाँ पर पैरेलल लाइन से बात किया है। एक क्वेश्चन है, इसको भी करिए लेते हैं। 2-3 पॉइंट है, पूछते हैं, अगर पता होगा तो बताना है, नहीं पता होगा तो लिख लेना है। बताइए, समरेख बिंदु किसको कहते हैं? समरेख बिंदु, इंग्लिश में कोलिनियर पॉइंट। समरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं? एक ही रेखा पर स्थित दोनों बिंदु को, ठीक है, एक ही रेखा पर स्थित दोनों बिंदु को समरेख बिंदु कहते हैं। समरेख बिंदु कहते हैं। समरेख कोलिनियर। हाँ, फिर से लीजिए। एक ही रेखा पर स्थित 2 बिंदु को समरेख बिंदु कहते हैं। एक ही रेखा पर स्थित 2 बिंदु को समरेख बिंदु कहते हैं। अगला बोलिएगा, प्रतिच्छेद बिंदु किसको कहते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद, इंग्लिश में इसको इंटरसेक्टिंग कहता है। हाँ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, समरेख बिंदु है, पता तो बोलिए। काटता है सर, जिस पॉइंट पे मैंने काटा जाता है, हाँ, जिस पॉइंट पे काटा जाता है उसको बोलते हैं। लिखिए, 2 से अधिक रेखाओं के कटान बिंदु को, 2 से अधिक, डायरेक्ट थ्योरम में रहेगा, 2 से अधिक रेखाओं के कटान बिंदु को, 2 से अधिक रेखाओं के कटान बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। हाँ, 2 से अधिक, 2 भी चलेगा, 2 या 2 से अधिक रेखाओं के काटान बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। ऐसे 2 से अधिक ही रखिएगा, 2 नहीं करिएगा।
चलिए एक होता है लास्ट पॉइंट संगामी रेखा, कनकरेंट लाइन। ई क्या है? संगामी रेखा, कनकरेंट लाइन, कनकरेंट लाइन, संगामी रेखा। देखिए एक के ऊपर एक नहीं, लगभग उसके जैसा ही है। देखिए तो सम रेखा, सम रेखा, संगामी रेखा की बिंदु, संगामी रेखा। तो ये जो है देखिएगा, ये रेखा बोला था, सम रेखा, इसका मतलब हुआ कि एक ही रेखा पर दोनों बिंदु, ये ना था पीछे वाला। सम रेखा का मतलब एक ही रेखा पर दोनों बिंदु। संगामी रेखा का मतलब होगा कि एक ही पॉइंट की ओर सारे बिंदु चले जाएं। तो इसका लैंग्वेज में लिखिए, एक ही बिंदु, एक ही बिंदु जाने वाली रेखाएं, एक ही बिंदु से जाने वाली रेखाएं को संगामी रेखा कहा जाता है। संगामी, कंकरेंट लाइन। तो देखिए एक ही पॉइंट से ये निकल रहे हैं, इनको क्या बोलेंगे? संगामी रेखा। तो सवाल में जब कभी भी संगामी देखे तो पता चलना चाहिए कि एक ही पॉइंट से लाइन खींचा हुआ है, वही है समरेख बिंदु। समरेख बिंदु का मतलब हुआ कि एक लाइन पे दो पॉइंट हैं, ठीक है। प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब दो से अधिक लाइन जिस पॉइंट पर काटते हैं, जैसे ठीक इसी तरह देखिए दो से अधिक लाइन इस पॉइंट पर काट दिए तो ये क्या कहलाएगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा, यानी प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। ये क्या है? ये एक ही पॉइंट की ओर तीनों रेखा निकल गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? संगामी रेखा कहेंगे। तो सारा हम लोग पॉइंट को क्लियर कर लिए। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे ट्रायंगल, त्रिभुज। उसका प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है, थ्योरम बहुत ज्यादा है।